निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत के विकास के लिए अनुकूलतम परिस्थितियाँ होती हैं? ठीक है, जो जल द्वारा निर्मित जो बिजली होती है उसके विकास के लिए अनुकूलतम परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिए हैं। एक पर्वतीय क्षेत्र या एक उच्च भूमि क्षेत्र। ठीक है, एक पर्वतीय क्षेत्र या एक उच्च भूमि क्षेत्र होना चाहिए जहाँ से जल क्या होता हो, ऊंचाई से गिरता हो। ठीक है, ये परम आवश्यक है। और दूसरा यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ की जो जलवायु हो वो समशीतोष्ण होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समशीतोष्ण होनी चाहिए। समशीतोष्ण होने से लाभ क्या होगा? तो इससे ये होगा कि जब ठंडी आएगी उस ठंडी में पानी जमेगा नहीं। ठीक है, और जमेगा नहीं तो निरंतर प्रवाह होता रहेगा। ठीक है, जिससे बिजली उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो याद रखिए, एक तो उच्च भूमि चाहिए, ठीक है, या और समशीतोष्ण जलवायु भी चाहिए। ठीक है, और जल कैसा होना चाहिए? तो गंदगी से रहित होना चाहिए। जल में गंदगी नहीं होनी चाहिए। जल गाद एवं अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, और जो धाराएं हैं, इसकी जो धाराएं हैं उनका प्रवाह एक समान होना चाहिए। ठीक है, निरंतर चलने वाली धाराएं होनी चाहिए। ठीक है, और जो औद्योगिक जोन है वह औद्योगिक जोन क्या होना चाहिए? इसके निकट में होना चाहिए। जहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन होता हो उसके निकट क्षेत्र में ही औद्योगिक जोन होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से वनावरण के विनाश के लिए निहितार्थ हो सकते हैं? ठीक है, देखिए जो वन का आवरण है, वनावरण का क्या अभिप्राय है? वनावरण का मतलब ये है कि पृथ्वी पर वृक्ष कितने भाग को आच्छादित करते हैं। ठीक है, या वन कितने भाग को आच्छादित करते हैं, उसी को वनावरण कहा जाता है। तो मान लीजिए कि यदि वनों की संख्या घट जाती है, ठीक है, वनों का आच्छादन घट जाता है, तो इससे क्या होगा कि भाई ऑक्सीजन में कमी तो आएगी ही। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं तो ये लोग फिर ऑक्सीजन मुक्त करेंगे ही नहीं, जिससे ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी। ठीक है, जीव जंतु जितने हैं सब जंगलों में ही रहते हैं, तो आपको पता ही होगा कि जैव विविधता की क्षति हो जाएगी। ठीक है, और जल स्तर में भी कमी हो जाएगी, तो इसलिए तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाते हैं। चलिए, इन्हें महासागरीय वर्षा वनों के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, चलिए सही बात है। ये जल स्तर से ऊपर जीवित नहीं रह सकते। जो जल स्तर है उससे ऊपर ये जीवित नहीं रह सकते हैं। अधिकांशतः पृथ्वी के 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सीमित है। ठीक है, उत्तरी जो अक्षांश है 25 डिग्री और जो दक्षिणी 25 डिग्री अक्षांश है ये उसी के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः जलमग्न द्वीपों के मध्य सीमित होते हैं। जो जलमग्न द्वीप होते हैं उनके मध्य सीमित होते हैं और ये अंतः जलीय भाग से जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? तो यहाँ पर प्रवाल भित्तियों की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है मित्रों? प्रवाल भित्ति की बात की जा रही है। ठीक है, प्रवाल भित्तियों के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो प्रवाल भित्ति जो होते हैं ना, इन्हें महासागरीय वर्षा वन के रूप में तो जाना ही जाता है, तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इन्हें महासागरीय वर्षा वनों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये सबसे अधिक उत्पादक पारितंत्रों में से एक है। ठीक है, जो प्रवाल भित्ति है ये सभी सबसे सर्वाधिक जो उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है उनमें से ये एक है। ठीक है, और ये मनुष्य को क्या करते हैं? मछली, तटीय संरक्षण, औषधियाँ, मनोरंजन के साधन, पर्यटन इत्यादि कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रवाल है ना ये समूहों में निवास करते हैं। ठीक है, प्रवाल क्या करते हैं? समूहों में निवास करते हैं, मतलब कई छोटे छोटे जीव होते हैं जो एक समूह में रहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये जू जयंतिली नाम का एक शैवाल होता है। इस जू जयंतिली नाम के शैवाल के साथ सहजीवी संबंध से पोषण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
पोषण प्राप्त करते हैं। और ये लाखों प्रजातियों के क्या होते हैं, आश्रय स्थल होते हैं। ठीक है, तो जो प्रवाल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देख, तो क्वेश्चन हो गया, अगला देखते हैं। मृदा प्रदूषण के उपशमन हेतु, ठीक है, जो मृदा प्रदूषण हो जाता है, मिट्टी में जो प्रदूषण हो जाता है, उस प्रदूषण के समन, उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसका नाश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से उपाय करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः हमें 2 उपाय करना चाहिए। क्या क्या? एक तो सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है, सैनिटरी लैंडफिल क्या है? तो सैनिटरी लैंडफिल वो पद्धति है जिसके तहत हम क्या करते हैं, किसी मानव को, मतलब किसी भी सार्वजनिक जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको, उनके स्वास्थ्य को हम लोग बाधा पहुंचाए बिना कचरे का निपटान कर देते हैं। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बाधा पहुंचाए बिना कचरे के निपटान की एक पद्धति है। क्या? सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो अपशिष्ट है उस अपशिष्ट को एक स्थल पर डाल दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या होता है, जो कीड़े होते हैं, ठीक है, इन कीड़ों, ये कीड़े इसमें प्रवेश न कर पाएँ, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। किससे ढक दिया जाता है? तो इसको मिट्टी से ढक दिया जाता है। ठीक है, इस कचरे को मिट्टी से ढक दिया जाता है, और जब मिट्टी से ढक दिया जाता है तो बाद में जीवाणु जो हैं और कवक वो पहुँचते हैं और इसको अपघटित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं, जिससे इसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। ठीक है, ये सैनिटरी लैंडफिल हो गया। दूसरा कंपोस्टिंग अपशिष्ट भी होता है। क्या होता है? कंपोस्टिंग अपशिष्ट होता है। कंपोस्टिंग अपशिष्ट क्या है? तो जो ठोस अपशिष्ट होते हैं उनको विघटित करने की एक वायवीय विधि है। ठीक है, ठोस अपशिष्टों को विघटित करने की एक प्रकार की वायवीय विधि है। इसमें क्या होता है, जो अपशिष्ट होता है उस अपशिष्ट का जो अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट का ह्यूमस के रूप में अपघटन कर दिया जाता है। ठीक है, और उसी को लास्ट में जाकर के कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, खाद, जिसे खाद कहते हैं। ठीक है, ये जो खाद होती है यह पौधों के लिए उर्वरक के रूप में काम करती है। चलिए, और तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, सैनिटरी लैंडफिल और कंपोस्टिंग अपशिष्ट। ये सही है। ये जो कीटनाशकों के उपयोग में वृद्धि वाली बात की जा रही है, तो आप स्वयं सोचिए, यदि कीटनाशकों के उपयोग में हम वृद्धि करेंगे तो मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आएगी कि नहीं आएगी, मृदा प्रदूषण फैलेगा। ठीक है, तो अधिक कीटनाशकों का उपयोग करना मिट्टी के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थायी अवस्था को दर्शाता है? ठीक है, अस्थायी अवस्था का अभिप्राय क्या है? जो अस्थायी अवस्था होता है उसमें उसको जो पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले अकार्बनिक पोषक तत्व हैं। ठीक है, अकार्बनिक पोषक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि। ठीक है, उनकी मात्रा को संदर्भित करता है। ठीक है, अस्थायी अवस्था किसको संदर्भित करता है? स्थायी अवस्था जो है वह अकार्बनिक पोषक तत्वों के मात्रा को संदर्भित करता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है पारिस्थितिक तंत्र में किसी निश्चित समय पर उपस्थित शुष्क बायोमास की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो है ना, एक खड़ी फसल की बात की जा रही है। जो खड़ी फसल होती है वह क्या होती है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान बायोमास की मात्रा होती है। ठीक है, जैवभार की मात्रा होती है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र में सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों की कुल संख्या, गलत। पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जो अकार्बनिक पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा, ये सही बात है। ठीक है, और ये भी गलत हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन से मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के पौधों और जंतुओं में पाए जाने वाले अनुकूल गुण हैं? देखिए, जो पौधे हैं, अनुकूलन की यदि बात की जाए तो पौधे अपने पारिस्थितिक तंत्र में रहने के लिए विभिन्न प्रकार का अनुकूलन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मरुस्थलीय पौधे जो है वो जल को ग्रहण करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का विकास कर लेते हैं। ठीक है, और जो जल ग्रहण करने के लिए, भाई मरुस्थल में तो जल साधारण से उपलब्ध होता नहीं है। अब इनको जल प्राप्त करना है तो इनको कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो जो उपाय ये कर लेते हैं उसी को अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपनी जड़ से, अपने तने से, पत्तियों से, फलों में जल का संग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जो जल ग्रहण कर लेते हैं उन पौधों को मांसलोद्भिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांसलोद्भिद। मांस, ठीक है, इस प्रकार से जो पौधे जल ग्रहण करते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है? मांसलोद्भिद कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कुछ पौधे जो होते हैं वो जड़ों को अत्यधिक लंबाई तक विकसित कर लेते हैं। ठीक है, जो भूमिगत जो जल होता है वहाँ तक पहुँचने हेतु धरातल में गहराई तक विस्तृत हो जाता है। जो भूमि में जल विद्यमान होता है वहाँ तक क्या हो जाती है, वो जड़ पहुँच जाती है। ठीक है, और अन्य कुछ वृक्ष होते हैं जो तत्काल नीचे मतलब जो तत्काल सतह है उसके नीचे क्या कर लेते हैं, एक विस्तृत जड़ प्रणाली विकसित करते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, दूर तक फैली होती है, और उसमें एक छोटे छोटे से कुछ क्या होते हैं, जड़ें होती हैं। वो जड़ें क्या होती हैं, जब वर्षा होती है तो वर्षा का जो जल होता है उसका अवशोषण कर लेती है। ठीक है, जिससे वृक्ष के पास क्या होता है, पर्याप्त जल विद्यमान रहता है। और ये तो हो गया जड़ों के माध्यम से अनुकूलन। ये क्या करते हैं, अपने पत्तियों के माध्यम से भी अनुकूलन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पत्तियों के माध्यम से भी अनुकूलन करते हैं। कैसे करते हैं, तो जैसे मान लीजिए छोटे पौधे हो गए या कांटेदार पौधे हो गए। ठीक है, वो उनकी जो पत्तियां होती हैं वो चिकनी सतह से युक्त होती हैं, और वो क्या करती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको परावर्तित कर देती हैं। और जब परावर्तित कर देती है तो ज़्यादा देर उनके ऊपर किरण विद्यमान नहीं रहती है, इसलिए जो उनका तापमान होता है वो हमेशा कम होता है। ठीक है, पत्तियों का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे जल का अवशोषण कम हो जाता है। ठीक है, और कुछ मोम जैसी कुछ पत्तियां होती हैं, मोम जैसी सतह वाली जो पत्तियां होती हैं वो जल के निष्कासन को क्या कर देती हैं, अवरोधित कर देती हैं। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। जो पौधे हैं वो जड़ के माध्यम से, तनों के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से, फलों के माध्यम से जल का संग्रहण करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मरुस्थलीय जीव होते हैं वो कैसे अनुकूलन करते हैं। ठीक है, तो मरुस्थल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो पौधे होते हैं उन पौधों की या जो चट्टानें होती हैं चट्टानों की छाया में वो रहते हैं। ठीक है, और जो दिन की गर्मी होती है, मतलब दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ, तो धरातल मतलब पृथ्वी में छिपे रहते हैं। ठीक है, अंदर ही छिपे रहते हैं, और वो रात में निकलते हैं। ठीक है, दिन में निष्क्रिय रहते हैं, रात में जब ठंड होता है तो वो शिकार करते हैं। और ऐसे यहाँ पर कुछ मरुस्थलीय जीव होते हैं जिनमें वसा की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, वसा की मात्रा क्या होती है, अधिक हो सॉरी वसा क्या होती है यहाँ पर, कम होती है। मतलब वसा यहाँ पर होती तो उतनी ही है, लेकिन ये किसी एक स्थान पर अधिक हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई किसी का कोबड़ है, कोबड़ पर ही पूरा वसा जम गया है, पूंछ पर ही किसी का वसा पूरा क्या हो गया है, केंद्रित हो गया है, इस प्रकार से हो जाता है। तो विभिन्न प्रकार से मरुस्थलीय जीव भी क्या करते हैं, अपना अनुकूलन करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से कौन से मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के पौधों और जंतुओं में पाए जाने वाले अनुकूल गुण हैं? मोम की तरह सख्त और स्थूल पत्तियां, सही बात है। लंबा तथा विस्तृत जड़ तंत्र, संकेंद्रित कायिक वसा, ठीक है, ये भी सही बात है। अति सक्रिय स्वेद ग्रंथियां, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो अति सक्रिय स्वेद ग्रंथियां हैं, ये वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 1, 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। पगमार्क, पगमार्कों की गिनती करके एक निश्चित क्षेत्र में पगमार्कों की गिनती करके निम्नलिखित में से क्या निर्धारित किया जा सकता है? ठीक है, पगमार्क क्या है? पगमार्क जो है वो जानवरों के जो पैर के चिन्ह होते हैं ना, उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रकार का शब्द है, ठीक है। तो जानवरों की प्रजातियां होती है, उन सभी के क्या होते हैं, पैर अलग अलग होते हैं, पगमार्क अलग अलग होते हैं, ठीक है। इनसे क्या क्या किया जा सकता है? तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जानवरों की जो ट्रैकिंग है उसका पीछा कर सकते हैं, ठीक है। जानवरों को क्या कर सकते हैं, पीछा कर सकते हैं, ठीक है। और विभिन्न प्रजातियों के मतलब पगमार्कों को देख करके यदि हमें विभिन्न प्रकार के पगमार्क देखते हैं तो पता चल जाएगा कि भाई विभिन्न प्रकार के क्या हैं, यहाँ पर प्रजातियाँ भी उपस्थिति है। तो विभिन्न प्रकार के प्रजातियों की उपस्थिति की भी यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है, ठीक है। हमसे इनसे हमें लिंग का सटीक निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। और आयु का भी निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। और विशिष्ट जानवरों की पहचान भी की जा सकती है, इसलिए हमारा यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हो जाता है। आनुवंशिक जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।